चलो नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नेम ऑफ द चैप्टर इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत इजी है, तो मजा आता है इस चैप्टर को करने में, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में और इलेक्ट्रोस्टैट में बेसिक डिफरेंस क्या है वो सुन लीजिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज फ्लो में होगा, चार्ज अगर फ्लो में होगा तो ही करंट ट्रेवल होगा। तो पिछला चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैट में चार्ज फ्लो में नहीं था। एक चीज और, कई बार ये पूछ लेते हैं भाई करंट जा रहा है सर्किट में, तो वो जो करंट कंडक्टर पे जा रहा है तो कंडक्टर के अंदर वैल्यू ऑफ फील्ड कितनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा था इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। तो अभी ये याद करना है, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो ओनली व्हेन द चार्ज इज स्टैटिक, मतलब चार्ज इज एट रेस्ट। मतलब इलेक्ट्रोस्टैट में इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। वाइल अगर हम इस चैप्टर की बात करें करंट इलेक्ट्रिसिटी की, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। ठीक है, बेसिक डिफरेंस यही है। इसमें चार्ज फ्लो हो रहा है, चार्ज तो फ्लो होगा जब उसके ऊपर फोर्स लगेगी, फोर्स तब लगेगी जब फील्ड होगी, फील्ड जीरो नहीं है। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो। अगर वो इलेक्ट्रोस्टैट का क्वेश्चन है, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू जीरो। वो अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में तो करंट जाएगा ही तब जब फील्ड होगी अंदर, नहीं तो भागेगा कहां से। ठीक है, चलो टॉपिक का नाम करंट इलेक्ट्रिसिटी पता लग गया चैप्टर का। अभी इसमें सबसे पहले करंट की डेफिनेशन है। करंट की डेफिनेशन होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ flow of charge. This is the definition. Rate of flow of charge, that is I is dq by dt or sometime q by t. ये dq by dt तब लेना है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ऐसा क्वेश्चन तब लेना है जब q इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, जैसे t स्क्वायर प्लस 1 हो गया तो चार्ज फंक्शन ऑफ टाइम हो गया। उसने पूछा करंट निकालो एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड पे, तो कैसे करोगे सर? I इक्वल टू कितना होता है dq by dt, डी बाई डी टी। क्यू की वैल्यू कितनी है? टी स्क्वायर प्लस 1, इसकी डिफरेंशिएट की, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2t, 1 का 0 आ गया। ठीक है, टी की वैल्यू 2 टू जब 4 आ गई, यानी सर करंट कितना आ गया? 4 एम्पीयर आ गया। ठीक है, बट ये वेरिएबल करंट हो गया। समय के साथ करंट जो चार्ज का फ्लो है वो चेंज हो रहा है, मतलब क्यू की वैल्यू हर एक टाइम पे अलग अलग होगी। तो डीसी जनरली ऐसा नहीं होता। डीसी जनरली हम ये मानते हैं जो करंट है वो स्टेडी होता है, समय के साथ करंट चेंज नहीं होता, यानी करंट चेंज नहीं होता, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज समय के साथ चेंज नहीं होता। यानी जनरल फॉर्म में आई इक्वल टू क्यू बाई टी लेंगे, मतलब डी क्यू बाई डी टी लेने की जरूरत नहीं है। अगर टाइम के फॉर्म में आ गया चार्ज तो आपने क्वेश्चन ऐसे करना है। ठीक है, अभी डायरेक्शन ऑफ करंट देखते हैं। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? अगर ये बैटरी का पॉजिटिव पोल है, ये रेजिस्टेंस लगा लिया तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव है, करंट यहाँ से यहाँ जाता है। दिस इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव से निकलते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और इस तरफ जाते हैं, जो कि नेगेटिव से पॉजिटिव होते हैं, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, मतलब माइनस ही नेगेटिव से निकल के यूं पर कहीं जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जो डायरेक्शन ऑफ करंट है इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन ऑफ करंट, इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, देखो ये पॉजिटिव से कुछ भी निकल के नहीं जाता नेगेटिव की तरफ। ठीक है, लेकिन जब हम करंट की बात करते हैं, ये कन्वेंशन अभी मानते हैं भी जो करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है। करंट इज मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन ही मूव होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से लेके पॉजिटिव टर्मिनल तक आते हैं। ठीक है, अभी इसको ऐसे याद करना है, कौन सा पोटेंशियल ज्यादा है, ये लोअर पोटेंशियल होता है या हायर पोटेंशियल? जो नेगेटिव चार्ज है वो लोअर से हायर की तरफ भागता है, और जो पॉजिटिव चार्ज है अगर पॉजिटिव माने तो पॉजिटिव, अगर यहाँ पर पॉजिटिव बदल करेगा तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है। ये याद होना चाहिए, जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ से कहाँ जाता है? हायर से लोअर पोटेंशियल। नेगेटिव चार्ज कहाँ से कहाँ जाता है सर? नेगेटिव से उल्टा करता है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जाता है। ये हमको ये दोनों याद रखने चाहिए, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, इसको याद रखिए। ठीक है, चलो इसके आगे चलते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज नोन एज बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका आर्टिकल है पूरा एक। इस चैप्टर को थोड़ा जल्दी कराऊंगा, ये इजी चैप्टर है, मतलब 10th में आपने काफी कुछ ऐसा सेम किया होगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अगर कोई कंडक्टर है, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब ये माना जाता है भी 1 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब। ठीक है,
1 मीटर क्यूब में 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब तो ही कंडक्टर है, कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैंने मान लिया ऐसे इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। अभी मैंने कोई फील्ड अप्लाई नहीं की यानी, तो यहाँ पर फील्ड अप्लाई नहीं की, तो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रैंडम मूव करते हैं, मतलब कोई किधर मूव कर रहा है, कोई किधर मूव कर रहा है, मतलब रैंडमली दे आर मूविंग फ्रॉम हियर। तो कोई यहाँ जा रहा है, 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 कोई यहाँ जा रहा है। मतलब अगर मैं इसकी वेलोसिटी u1 लूँ, इसकी u2 लूँ, तो ऐसे मेरे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी 0। एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। क्यों? सर रैंडम है, कोई लेफ्ट जा रहा है, कोई राइट जा रहा है, कोई अप जा रहा है, कोई डाउन जा रहा है, ठीक है, कोई, ये मुझे लगता है समझ में आ गया। मतलब u1 इज द वेलोसिटी दैट इज बेसिकली थर्मल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जो थर्मल वेलोसिटी मतलब टेम्परेचर करके कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर किसी सर्किट में करंट नहीं भी जा रहा, तो किसी कंडक्टर में वो खामोश नहीं बैठा, वो मूव हो रहा है, लेकिन उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, तो वो रैंडम मोशन में, तो रैंडम मोशन में जब वो मूव हो रहा है, तो उसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो 0 होती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? चलो आगे देखो। अभी मुझे एक बात बताओ, एक्सेलरेशन फोर्स क्या होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन। और फोर्स होना चार्ज पार्टिकल क्या होती है? QE। यानी एक्सेलरेशन कितनी है? QE बाय L। यानी अगर मैंने मान लिया मैंने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड E से कनेक्ट कर दिया, पोटेंशियल V से, जिसके कारण इधर इलेक्ट्रिक फील्ड E सेट होगी, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E सेट होगी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन में फोर्स पॉजिटिव साइड की तरफ लगेगी, तो ये फोर्स जो लगेगी वो कितनी होगी? Q इंटू E। तो इसका चार्ज मैंने Q का चार्ज E में ले लिया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E ले लिया। ठीक है, अभी मैं वेक्टर लगाऊं तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है, तो मैं लिख सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है, चार्ज पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट इस तरफ हो रहा है, यानी अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लगाऊं तो मैं इसको माइनस डालूंगा। यदि समझ आ गई? A इक्वल टू QE बाय M पहले ही पढ़ा था, Q की वैल्यू कितनी आएगी? स्मॉल e। ठीक है, द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E इज इक्वल टू A इक्वल टू EE बाय M नेगेटिव में। अभी क्या होगा, ये जो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होगा, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, ये सिर्फ अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं है, इवन की जो पॉजिटिव कर्नल्स हैं, मतलब देखो अगर एक एटम है, एटम में इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन अगर फ्री हो गया तो कुछ तो बचा, उसको कर्नल कह देते हैं। ठीक है, या पॉजिटिव आयन कहते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन जब मूव होते हैं ना, तो बहुत सारे पॉजिटिव आयन हैं, तो ऐसे अभी जैसे देखो मैंने माना एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक्सेलरेट हुआ, जैसे ही एक्सेलरेट हुआ ये भागा, भागते सारे से टक्कर मारी पॉजिटिव के साथ। अभी जैसे टक्कर मारी दोबारा इलेक्ट्रिक फील्ड मिली, तो सपोज ये दोबारा से यूं करके यूं आगे चला गया, मतलब ये दोबारा कोलिजन मार के ऐसे करके आगे ट्रेवल होता है। मतलब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है इस तरफ जाना चाहिए, लेकिन उधर कोई पॉजिटिव आयन बैठा है, तो इलेक्ट्रॉन टक्कर मारेगा उसके। ठीक है, फिर टक्कर मार के दोबारा एक्सीलरेट होगा, क्योंकि फोर्स तो लगी इलेक्ट्रिक फील्ड में ही है, फिर आगे भागेगा, फिर टक्कर मारेगा। मतलब एक टक्कर से दूसरी टक्कर तक। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन की एक कोलिजन से नेक्स्ट कोलिजन तक के टाइम को एक वर्ड बोला जाता है, दैट इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ठीक है, और दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, हर एक इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम अलग होता है, ऐसे नहीं मैं बोल सकता रिलैक्सेशन टाइम सेम है। एक इलेक्ट्रॉन अगर 1000 बार टक्कर मारा तो उसके हर एक जो रिलैक्सेशन टाइम है वो सेम नहीं होते, वो अलग अलग होते हैं। इसको जनरली हम टाउ से डिनोट कर देते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, हमें ये भी पता लग गया, ये भी पता लग गया, हमें ये भी मालूम है। ठीक है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और इलेक्ट्रॉन इतना है, जो सक्सेसिव कोलिजन के टाइम लगता है उसको रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, उसकी वैल्यू हमने टाउ बोल दी। चलो आगे करते हैं। देखो अभी इसके बाद क्या करना है, हमने मान लिया भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है, तो मुझे जगह चाहिए, मैं रब कर रहा हूँ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? इट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड क्रॉस द कंडक्टर। पोटेंशियल वर्ड यूज कर लिया, व्हेन पोटेंशियल इज अप्लाइड
अक्रॉस द कंडक्टर, मतलब आपने इसको प्लस माइनस दे दिया। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितनी एवरेज वेलोसिटी से वो जा रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बेटा ये ना पहले तो याद करो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में अगर आप एवरेज वर्ड नहीं दोगे ना तो डेफिनेशन गलत हो जाएगी, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो एवरेज वेलोसिटी है जिस एवरेज वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं जब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड यानी पोटेंशियल बाहर से अप्लाई कर देते हैं। तो अभी क्या होगा, हम ये मानते हैं, अभी हमें ये मालूम है V इक्वल टू यू प्लस 80 फॉर्मूला पढ़ा है हमने, V इक्वल टू यू प्लस 80। मैंने मान लिया मैंने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लिया है, कोई इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर दिया, तो उसकी V1 जो होगी वो होगी U प्लस 80, V इक्वल टू यू प्लस 80। तो U1 डाला, एक्सेलरेशन पे 1 डालने की जरूरत नहीं है, T की जगह tau 1 डाल दिया। दिस इज अ रिलैक्सेशन थिंग, दिस वन इज द रिलैक्स, V इक्वल टू U प्लस 80। This is, I suppose, this is the velocity of any electron. I suppose the name of the electron 1. V equal to U plus 80 लगा दिया, तो U उसकी थर्मल वेलोसिटी थी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी थर्मल थी। जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी U1 थी। एक्सेलरेशन में मैंने 1 नहीं डाला क्योंकि एक्सेलरेशन E/m है, सब इलेक्ट्रॉन का मास सेम है, सबका चार्ज सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, यानी A को E1 डालने की जरूरत नहीं है। tau is the relaxation time of फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं किसी समय पे। तो tau 1 इज रिलैक्सेशन टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी, उस पे वेक्टर नहीं आएगा। सिमिलरली अगर ऐसे कर दें तो हम Vn क्या लिख सकते हैं, Un प्लस a वेक्टर इनटू tau है, ठीक है। और व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी मतलब सबको ऐड कर दो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो एवरेज वेलोसिटी है ना, सबको क्या करते हैं हम ऐड करते हैं। चलो देखो अभी मैंने किया, मुझको ये चाहिए तो अगर मैं इसको रब नहीं किया अभी तक, क्यों आप बोलना चाहो। अभी मैंने एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाली, V1 प्लस V2 टिंग टोंग टिंग प्लस Vn डिवाइड बाय n, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी, दिस इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये हमने अभी निकालनी, तो अभी ये निकालेंगे तो हम वैल्यू पुट करेंगे V1 की वैल्यू पुट करते हैं तो कितना आएगा, Vd, V1 की जगह लिखेंगे U1 प्लस a tau 1 प्लस टिंग टोंग टिंग, ये कितना जाएगा प्लस, लास्ट कितने लिए Un प्लस a tau n डिवाइड बाय n, ठीक है। V1 प्लस V2 डालते तो U2 प्लस a tau 2 आ जाता, ठीक है, वो मैंने जान के लिखा। अभी मेरे को इसकी जरूरत नहीं है, मैंने वैल्यू ले ली इसकी, ठीक है। अभी यानी मैंने एवरेज वेलोसिटी निकालनी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है, जो एवरेज वेलोसिटी है यानी U1 प्लस इसका आ जाएगा U2 प्लस काउंट हो गया प्लस UN डिवाइड बाय n प्लस इसमें सबका ये कॉमन आ जाएगा a वेक्टर, tau 1 प्लस tau 2 प्लस 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 tau n डिवाइड बाय n। देखो समझ में आया। अभी बताओ एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितनी है, 0, यानी ये तो सब 0 हो गए, यानी सिर्फ Vd कितना रहेगा, इतना। अभी मैंने क्या मान लिया, इसको 0 कर दें, चलो ये 0 हो गई, एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0, यानी कितना बच गया आपके पास, बच गया a tau 1 प्लस tau 2 प्लस tau n डिवाइड बाय। अभी मैंने एक चीज मान ली, इस पूरे को मैंने tau मान लिया और उसको लिख दिया एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, क्योंकि ये तो सारे का एवरेज ही आ गया ना, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम हो गया। यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई, Vd इक्वल टू a इंटू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अभी a की वैल्यू कितनी है, E/m, यानी इधर रिप्लेस कर दी, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना आ गया, a की वैल्यू है माइनस E tau बाय m, E/m है, तो इधर वेक्टर डाल दीजिए, मतलब अगर वेक्टर फॉर्म में डालना तो माइनस डाल दीजिए, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है E tau बाय m, इसको ऐसे याद करो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आंसर, फाइनल आंसर Vd इज सर E tau बाय m, ठीक है, ऐसे याद करो E tau बाय m। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, बड़ी E है, उसको थोड़ा ज्यादा आवाज से बोल दीजिए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है, E tau बाय, ठीक है, याद हो गया। चलो आगे चलते हैं, दिस इज द फाइनल रिलेशन ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अभी आपको ये याद करना है,
अगर क्वेश्चन में पूछ लें विच वेलोसिटी इज ग्रेटर, थर्मल वेलोसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इनसाइड द कंडक्टर वो बहुत कम है, और जो थर्मल वेलोसिटी है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन थर्मल वेलोसिटी के कारण कभी भी करंट फ्लो नहीं होता क्योंकि रैंडम डायरेक्शन है, नेट जीरो होता है इफेक्ट उसका, ठीक है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं सर हमने तो स्विच ऑन किया तो स्विच ऑन करते ही वो लाइट जग गई, आप तो कह रहे हो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट स्पीड बहुत कम है। तो ऐसे है जैसे इस तरह से मान लो कि ये पानी का पूरी पाइप भरी हुई है, अगर एक पानी की बूंद यहाँ लोगे तो एक पानी की बूंद यहाँ निकल जाएगी, यानी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन एंटर होता है तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बाहर, यानी जिसके कारण करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की स्पीड बहुत कम है, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण करंट बहुत इंस्टेंटेनियस जाता है। एक चीज और याद करनी है, कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप होने का टाइम है दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। मतलब जैसे ही आप पॉजिटिव नेगेटिव किसी कंडक्टर के आसपास में अप्लाई करते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है इनसाइड द कंडक्टर वो इतने छोटे से समय में शुरू से लेकर एंड तक चल जाती है, मतलब उसकी जो स्पीड है बहुत फास्ट है, यानी दैट इज अबाउट स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन आ गया अभी सर हमने स्विच चलाया नाल की नाल चल गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम है, तो वैसे चल जाएगा, आप बोलोगे नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर इज वेरी लार्ज, जो नंबर डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। मतलब छोटे छोटे कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। चलो नेक्स्ट इज द रिलेशन बिटवीन, दैट इज द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी and current the relation में जनरली आस्क, ठीक है। मैंने मान लिया इसके नंबर ऑफ वेज हैं करने के, जैसे आपको अच्छा लगता कर लीजिए, ये L है, ये V है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुई E, V इक्वल टू ई डी आपने पढ़ा है, V इक्वल टू ई पहली साइड में लिख दीजिए, वेदर, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्टेंस, लेंथ, ऐसे ही ये रिलेशन है, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड और लेंथ के साथ ऐसे ही रिलेट होता है, वेद करके याद किया हुआ है तो इसमें लेंथ ऑफ कंडक्टर L है, ऐसे याद करना है। तो सबसे पहले तो इसकी जरूरत पड़ेगी, पता नहीं, देखते हैं, इसको छोड़ दीजिए एक बार, मतलब ये आपको वैसे बता दीजिए। हमने क्या माना, हमने माना n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। मैंने मान लिया भाई जो स्मॉल n है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है। अच्छा, तो फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज एरिया इनटू लेंथ, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए m इक्वल टू NaL, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। स्मॉल n इज नॉट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्मॉल n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमेशा ही जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पर यूनिट वॉल्यूम में बताए जाते हैं क्योंकि उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम में डिफाइन होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये आ गए। अभी हमने क्लास 2 के पहले चैप्टर में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज इक्वल टू प्लस माइनस Ne, वेयर n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n इज नंबर ऑफ, उधर छोटे n से रिप्रेजेंट करते थे, छोटे n से इधर मत रिप्रेजेंट करो, छोटा n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैपिटल N। क्या क्वांटाइजेशन में पढ़ा था, टोटल चार्ज एक बॉडी पे इतना होगा, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिए। अभी देखिए जो चार्ज हुआ इनसाइड द कंडक्टर वो हो गया n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है E, माइनस नहीं ले रहा, दैट इज द नेचर ऑफ चार्ज, नेगेटिव, हाँ पॉजिटिव ले लीजिए। तो अभी n की वैल्यू पुट करेंगे तो NaL आ गया, तो Q इक्वल टू कितना हो गया सर, ये तो बड़ा सिंपल है, Q इक्वल टू नाली, Q इक्वल टू नाली, NaL, ठीक है, ऐसे याद कर लो, Q इक्वल टू नाली करके यानी याद हो गया आपको, ये जो चार्ज है Q इक्वल टू नाली है, ठीक है। चलो हमने याद करना, याद हो गया, ठीक है। अभी जो करंट होता है वो क्या होता है, चलो देखते हैं इसको, अभी मेरे को जगह चाहिए, मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। ये अब हो गया। देखो अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आए, आपके पास फोन है, पूछ सकते हैं, ठीक है, लेकिन पूछेंगे तब जब वीडियो देखेंगे, वीडियो तब देखेंगे जब फुर्सत मिलेगी। तो गुरसंजन को तो फुर्सत ही नहीं है अभी तक, लविश को भी फुर्सत नहीं है, फुर्सत मिलेगी तब पढ़ेंगे। चलो आज हमें पता है I इक्वल टू Q/T, हमें पता है I इक्वल टू Q/T। अभी मैंने क्या माना था, यूं करके यूं, ये लेंथ L थी, वेलोसिटी V थी, अगर S इक्वल टू UT लगाएं इसमें, S इक्वल टू UT, तो डिस्टेंस ट्रेवल था, वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी होती है, तो करके यूनिफॉर्म मोशन माना जाता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी आ गई,
सॉरी टाइम कितना आ गया, L/VD। टाइम कितना आ गया, L/VD। चलो इधर लगाते हैं। तो पहले तो Q इक्वल टू नाली लिख दो, NaLe, बहुत बढ़िया। अभी T की जगह क्या डालें, L/VD। तो अभी L ने L को क्या किया, मार दिया, VD घूम के ऊपर चल गया, यानी I इक्वल टू कितना आ गया, NaEVD। मैंने तो इसको ऐसे नावेद करके याद किया, नावेद मतलब मैं डी जो उसके VD पैर में आता है उसको भी ले लिया बीच में, वैसे NaVe रिजल्ट है, मैंने नावेद करके याद किया है, आप भी याद कर सकते हैं। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज नावेद, n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, a इज एरिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी E। ओके, मतलब ये हमें याद हो गया, दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सर अभी एक और रिलेशन निकाल सकते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VD। VD की वैल्यू कितनी है सर, E tau by m। VD का फॉर्मूला कितना, E tau by m, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ NaE tau by m, यानी ये भी एक फॉर्मूला बना बच्चे। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मूले जितने मर्जी बना लो, आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए भी। आपको अगर ये याद होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी E tau by m है, I इक्वल टू नावेद है NaEVD, तो ही ये चीजें आपको याद होंगी, नहीं तो ये याद नहीं होगा। ठीक है, मुझे लगता है क्लियर है। अभी इसके बेसिस पे छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं। मैंने माना इसकी ना ज्यादा थ्योरी लिखने का फायदा नहीं है, आपने बस ये बोलना लेंथ ऑफ कंडक्टर L है, पोटेंशियल V अप्लाई किया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन VD है, इतनी थ्योरी तो आप अपने आप लिख लोगे, डायरेक्ट डेरिवेशन नोट कर लेना। ठीक है, अब इसने ऐसे पूछा, ये देखो सर ऐसा एक कंडक्टर है, बताओ सर इस इलेक्ट्रॉन या इस इलेक्ट्रॉन, ये सेक्शन 1 में करंट ज्यादा है कि सेक्शन 2 में करंट ज्यादा है। करंट इन 1 इज ग्रेटर और 2 इज ग्रेटर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी 1 की ज्यादा है कि 2 की ज्यादा, ये पूछा है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा करंट। अच्छा देखो, करंट तो यहाँ से ये गया, ये गया, ये तो सीरीज ही है ना भाई, ये सारा कंडक्टर सीरीज में है, चाहे इधर डाया बड़ा इधर छोटा है, करंट तो सीरीज में ही है, यानी करंट 1 और करंट 2 का सेम है। करंट तो भाई सीरीज में ही है, चाहे बहुत सारा बड़ा कर दो, करंट तो सीरीज में ही है। करंट सीरीज में क्या रहेगा, कांस्टेंट। मैंने कौन सा पैरेलल में लगाया, यूं गया यूं गया यूं गया यूं गया, सारी जगह करंट सेम, यानी करंट लेंथ सेम। अच्छा करंट सेम है तो हमें मालूम है I इक्वल टू NaEVD है, NaEVD। ठीक है, अभी सोचो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कौन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, तो इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट ही है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी एरिया इनटू वेलोसिटी क्या हो गया, कांस्टेंट। अभी जिसका एरिया कम है उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा, यानी V2 की ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा है किससे, V1 से। मुझे लगता है समझ में आ गया। ये आपने ना प्लस 1 में क्वांटिटी इक्वेशन की थी, क्वांटिटी इक्वेशन में पढ़ा हुआ है भाई, एरिया इनटू वेलोसिटी कांस्टेंट है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ कहते हैं लिक्विड था, इसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड की जगह रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, जिसको करंट कहते हैं। करंट तो देखो सेम है दोनों पोजीशन पे, लेकिन जिधर एरिया कम है उधर वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, उधर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जहां पर एरिया कम होगा उधर बढ़ जाएगी। इतना समझ में आ गया, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज द टर्म इज नोन एज इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी होता है, देखो इट इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज नॉन मोबिलिटी, इट इज डिनोटेड बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी देखो मोबिलिटी मींस मोशन, मोशन मींस वेलोसिटी। व्हाट इज द कॉज ऑफ वेलोसिटी, cause of velocity in the case of conductor when we are applying electric field, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी तब आती है जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। यानी मोबिलिटी, क्योंकि ना ये यूज नहीं होनी बार बार, सीधी सी बात है, तो ये आपने बहुत फटाफट भूल जानी है, क्योंकि मोबिलिटी का रिलेशन सिर्फ बताया जाता है, उसके बाद इसको कभी यूज नहीं किया जाता, तो आप ये भूल जाते हैं मोबिलिटी क्या है। मोबिलिटी मीन्स मोशन, मोशन मीन्स वेलोसिटी, कॉज ऑफ मोशन इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अभी हमें फॉर्मूला मालूम है VD का, E बोलो कितना है, tau by m, E tau by m, E कैंसिल हो गया, दिस इज द रिलेशन ऑफ E tau by m, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोबिलिटी। अच्छा मास किसका ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या प्रोटॉन का। सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी स्मॉलर देन मास ऑफ प्रोटॉन,
जिसका मास कम होगा उसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी। सर इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। जब भी हम कंडक्टर की बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉन का मोशन फाइंड करते हैं, पॉजिटिव आयन के बारे में कभी भी नहीं कैलकुलेट करते क्योंकि इसका मास बहुत ज़्यादा, उसकी मोबिलिटी नेग्लिजिबल है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, प्रोटॉन की मोबिलिटी बहुत कम है, तो करके हम उसके बारे में स्टडी ही नहीं करते मोशन ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि प्रोटॉन्स मूव ही नहीं होते। ठीक है, अभी मुझे लगता है समझ में आ गया। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेरी लार्ज एज इट्स मास इज वेरी स्मॉल। दिस इज द इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। इसकी यूनिट अपने आप कैलकुलेट कर लेना, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूटन पर कूलम, अपने आप यूनिट आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द टर्म इज नोन एज करंट डेंसिटी। अभी ये मत सोचना सर ये जल्दी जल्दी करा रहे हैं, ये बुक खोल के देख लो, ये सारा कुछ इतना ही है, बस वो इंग्लिश में डेफिनेशन लिख देंगे और ज्यादा नहीं कुछ। करंट डेंसिटी इज डिनोटेड बाय द सिंबल J। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, करंट इज अ स्केलर और वेक्टर। सर करंट इज अ स्केलर, ये +1 में भी बताया था। करंट स्केलर होता है क्योंकि उसकी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड होने के बावजूद भी स्केलर है, क्योंकि देखो ये यहाँ से 2 एम्पीयर आया, अगर मैं यहाँ 1 एम्पीयर कहूंगा तो यहाँ पे तो 1 एम्पीयर कहूंगा, अगर ये 30 डिग्री ऐसे थोड़ा बोलूंगा 1 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर प्लस 2 1 cos 32 के बराबर आना ही नहीं। यानी अगर उसने पूछ लिया करंट इज स्केलर और वेक्टर तो क्या बोलोगे, करंट इज अ स्केलर, करंट इज अ स्केलर इन स्पाइट इट हैव डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, इट इज अ स्केलर बिकॉज़ इट डज नॉट फॉलो लॉ ऑफ अलजेब्रिक एडिशन, इट डज नॉट फॉलो लॉ ऑफ अलजेब्रिक एडिशन, ये आपको याद होना चाहिए, करंट स्केलर है। अच्छा, अगर करंट की डायरेक्शन अगर किसी क्वेश्चन में माननी है तो फिर क्या करेंगे, चाहिए हमें करंट की डायरेक्शन, कई बार ऐसे हो जाता है डायरेक्शन चाहिए, करंट की डायरेक्शन हम मान नहीं, मतलब मेरी बात सुनो, करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है तो हमने उसकी डायरेक्शन, करंट के ऊपर वेक्टर नहीं डाल सकते, ये करंट खुद क्या है, करंट खुद तो सर स्केलर है, तो उसके ऊपर वेक्टर नहीं डाल सकते। यानी फिर भी अगर करंट की डायरेक्शन को डायरेक्शन देनी है तो फिर उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो फिर करंट को तो सर वो लिख ही नहीं सकते। फिर हमने एक टर्म यूज की जिसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज करंट डेंसिटी। ठीक है, मेरा कैमरा हिल गया भाई, हाँ अभी थोड़ा ज्यादा ऊपर हो गया, चलो कोई बात नहीं, चलने दो। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी इज डिनोटेड बाय J। अभी देखो ऐसे है, मैंने माना एक कंडक्टर यूं है, ये दिस द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट यूं जा रहा है, इसका एरिया वेक्टर यहाँ है, करंट भी यहाँ है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में करंट होता है उस डायरेक्शन में हम करंट डेंसिटी का वेक्टर डाल देते हैं। ठीक है, अभी सर करंट क्या होगा, करंट इज I J डॉट A, करंट इज J डॉट A। सर व्हाट इज देन, देखो इसमें एंगल 0 है, J और 0 है, यानी I J cos 0, cos 0 कितना होगा बेटा 1, cos 0 कितना होगा 1, ओहो, यानी J कितना आ गया, करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया। सारे सब्जेक्टिव और इवन की ऑब्जेक्टिव में भी जो करंट डेंसिटी है वो J इक्वल टू I बाय A ही लगेगी, लेकिन वेक्टर है करंट डेंसिटी, तो वेक्टर में एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर, इसका करंट, करंट डेंसिटी हैव द डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ द करंट। अभी मैं इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट करना चाहता तो ऐसे कर सकता था, ये मैंने बनाया यूं और मैंने इसको थोड़ा सा तिरछा काट दिया, ठीक है, लाइक दिस वन। अब एरिया वेक्टर इसका इधर है, करंट मैं कह रहा हूँ यहाँ जा रहा है, तो करंट डेंसिटी की डायरेक्शन तो वही होगी जो करंट की होगी, करंट की डायरेक्शन ये है तो वही करंट डेंसिटी की होगी। इन दोनों में एंगल मैंने बोलिए 30 डिग्री। अब बोलो मैं I कितना लिखूंगा, I इज, अब मेरा I का फॉर्मूला क्या आएगा सर, I इक्वल टू JA cos 30, JA। ऐसा कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है, बट दिस वन इज करेक्ट। ठीक है, आपका क्वेश्चन हमेशा ही ऐसे आएगा, तो क्वेश्चन में हमेशा ही एंगल 0 आएगा, तो एंगल 0 आएगा तो आपको पता लग गया कि करंट डेंसिटी का क्या फॉर्मूला है। ठीक है, यू नो करंट डेंसिटी इज करंट अपॉन एरिया। पहली बात, करंट डेंसिटी स्केलर है, वेक्टर है सर, करंट डेंसिटी वेक्टर है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट डेंसिटी इज द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी इज सेम एज दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, ये आपको पता लग गया, मुझे लगता है क्लियर है। अभी इसको और देखो कितना सुंदर लिख सकते हैं, I इक्वल टू सर नावेद NAVD, सर A ने A को मार दिया तो सर करंट डेंसिटी का फॉर्मूला है NAVD। अच्छा VD का फॉर्मूला सर E टॉप है M, देखो NEVD का E टॉप है M, सर देखो ये भी तो रिलेशन है, तो दिस होल द रिलेशन ऑफ दिस करंट डेंसिटी। मतलब आपको पहले ये पता होना चाहिए, इसको मैंने तो ऐसे याद किया है अभी, J इज करंट पर यूनिट एरिया, J इज करंट पर यूनिट एरिया पर बिल्कुल जिया करके याद कर ले। चलो जैसे भी आपने याद करने कर लीजिए, मतलब मुझे चाहिए इसका आंसर आपको याद हो, करंट डेंसिटी इज करंट अपॉन एरिया।
ठीक है। करंट डेंसिटी स्केलर वेक्टर है, ये भी आपको पता लग गया। चलो आगे देखते हैं। अभी इसके बाद में एक टर्म आता है इस चैप्टर में, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस, व्हाट इज रेजिस्टेंस, मतलब हाउ यू डिफाइन रेजिस्टेंस। मतलब जो करंट को फ्लो करने में रेजिस्ट करे उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। ये आपने 10th में पढ़ा सारा कुछ, ठीक है। विच ऑफर रेजिस्ट टू मूव। बेसिकली अगर मैं इसका कंसेप्ट समझाता हूँ, रेजिस्टेंस का कंसेप्ट क्या होता है। जैसे मैंने एक कंडक्टर ले लिया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर पॉजिटिव आयन होते हैं, इलेक्ट्रॉन जाके पॉजिटिव आयन की टक्कर मारता है, ठीक है। अभी फिर ये चला, इसने फिर यहाँ पर टक्कर मारी, टक्कर मार के सपोज यहाँ आ गया, टक्कर मारे डिफ्लेक्ट होकर यहाँ गए, फिर टक्कर मार दी, यानी बार बार टक्कर मारा, बार बार टक्कर मारा, यानी ये कोलिजन होती है। तो कोलिजन होने के कारण बेसिकली कंडक्टर गर्म भी हो जाता है, टक्कर मार मार के गर्म हो जाता है। तो ये जो कोलिजन विद पॉजिटिव आयन है, दिस इज द बेसिकली कॉज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर। दोबारा सुन लीजिए, उसने व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस इनसाइड द कंडक्टर। मैं ना आपको इसके नोट्स सेंड कर दूंगा, ठीक है। मतलब ये मत सोचिए भी नोट्स नहीं सेंड करूँगा, नोट्स की PDF बना के भेज दूंगा आपको। बट लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए ना भी, मतलब थ्योरी का कंसेप्ट, क्योंकि अभी मैं थ्योरी लिखाने लगे टाइम बहुत लगेगा। मतलब आपको समझ में आ रहा है, सर ने बोला था रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर की तो होती है जब एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन भागता है तो उसकी टक्कर होती है पॉजिटिव से, फिर वो फील्ड में फिर वो भागता है, फिर टक्कर करता है, मतलब बार बार टक्कर करता है, बार बार टक्कर करता है, दैट इज द बेसिकली रेजिस्टेंस। तो ये कोलिजन से कंडक्टर गर्म भी हो जाता है, ठीक है। कंडक्टर गर्म होना शुरू हो जाता है, तो गर्म होना भी एक रेजिस्टेंस का कॉज ही है। और इवन की जब चीज गर्म होती है तो उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि एक्चुअली में एनर्जी लॉस हो रही है। एनर्जी क्या हो रही है? लॉस हो रही है, कंडक्टर में से एनर्जी बाहर रिलीज हो रही है। मतलब जब भी कोई तार जैसे बल्ब है या हीटर है तो वो गर्म होती है, नाइक्रोम वायर है, जो कोई ऐसी चीजें हैं उनकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होने से वो हॉट अप हो जाती हैं और रेडिश हो जाती हैं, ठीक है। मतलब देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ कोलिजन देयर, ठीक है। मतलब ये आपको चीज समझ में आने, कॉज ऑफ रेजिस्टेंस पता लग गया। अभी तो ये आपने 10th में पढ़ा ही हुआ है भाई, जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ और एरिया के डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देयर इज अ वन मोर थिंग दैट इज नोन एज कांस्टेंट, दैट इज नोन एज रेजिस्टिविटी, और रो L by A, वे रो इज रेजिस्टिविटी, R यूनिट ओम होती है, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट करोगे तो ओम मीटर हो जाएगी, ठीक है। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ कंडक्टर। और एक टर्म और है जो कि आपने पढ़ी नहीं है, वो आपने याद करनी है, टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी दो चीजों पर डिपेंड करती है, प्लस 10th में आपने सिर्फ पढ़ा था रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन ओनली नेचर ऑफ मटेरियल। तो ठीक था, वहां पर वो नेचर ऑफ मटेरियल तो बोलते थे क्योंकि वो मानते थे भी जो टेम्परेचर है वो समय के साथ या करंट के साथ चेंज नहीं हो रहा, तो उन्होंने ये assumption ली थी, तो उसके हिसाब से ठीक है। फिर रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। कई बार ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मतलब कंफ्यूज करना तो बड़ा सिंपल होता है बच्चों को, भी बताओ भी देखो अभी रो का फॉर्मूला लगाया, एक मिनट, उन्होंने रो का फॉर्मूला लगाया तो रो इक्वल टू कितना आ गया, RA/L। उन्होंने बताया देखो अगर एरिया बढ़ा दिया तो बताओ रेजिस्टिविटी का क्या हुआ। सर देयर इज नो चेंज सर, रेजिस्टिविटी इज अ कांस्टेंट, टेंपरेचर चेंज है तो रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, ठीक है। अगर लेंथ बढ़ा दिया या कम कर दिया तो भी सर रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है। सर फिर एरिया बढ़ा दिया, लेंथ उतनी है, तो सर रेजिस्टिविटी कांस्टेंट कैसे हो सकती है? सर आपने तो कहा एरिया बढ़ा, अगर एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, सच दैट ये टोटल का आंसर सेम आएगा। यानी रेजिस्टिविटी इज अ कांस्टेंट, रेजिस्टिविटी इज अ कांस्टेंट, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल बेसिकली, ठीक है। नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, ये आपने मान के चलना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अभी ये तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल हो गया ना, R इक्वल टू रो L बाय A, इसमें तो कुछ भी नहीं है। अभी देयर इज अ लॉ दैट इज नोन एज ओम्स लॉ। कौन सा लॉ? ओम्स लॉ, दैट इज पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इन द कंडक्टर। जितना आपने एक कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, अगर ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करोगे ज्यादा करंट जाएगा, और ज्यादा अप्लाई करोगे और ज्यादा जाएगा, मींस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट इनसाइड द कंडक्टर, ठीक है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो देयर इज सम कांस्टेंट दैट इज V इक्वल टू IR, दिस इज द रेजिस्टेंस, दिस इज द कांस्टेंट, ठीक है। इसी की वैल्यू हमने R की वैल्यू लिखी थी रो L बाय A, यानी मैं कह सकता हूं
आर की जगह हम रो एल बाई ए लिख सकते हैं। यानी रेजिस्टेंस अगर डिपेंड करता है तो तीन चीजों पे, एक लेंथ, एक एरिया, एक रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है किस पे, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे। यानी हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन इट्स कॉन्फ़िगरेशन, यानी शेप, साइज, लेंथ आ गया सारा कुछ। इट्स नेचर, यानी मतलब मटेरियल कौन सा, स्टील की अलग होगी, कॉपर की अलग होगी, एल्यूमिनियम की अलग होगी। एंड डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एट द गिवन टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर पे सेम मटेरियल की सेम रेजिस्टिविटी होगी, लेकिन अलग अलग टेम्परेचर कर दें, जैसे टेम्परेचर बढ़ा दें तो कंडक्टर में ऐसा होता है टेम्परेचर बढ़ाने से जो रेजिस्टिविटी है वो बढ़ जाती है। चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक है, अभी मैं उस पर नहीं जा रहा, मतलब आपको इतना पता लगना चाहिए, ठीक है। अभी हमने प्रूफ करना ओम्स लॉ, ठीक है। वी हैव टू प्रूव द ओम्स लॉ, ओम्स लॉ प्रूफ, ठीक है। प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ, ये डेरिवेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है जो करने जा रहे हैं, वो कहते हैं प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ, प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ और relation between rho and tau, resistivity and relaxation time. A relation between rho and tau. What is the relation between rho and tau? चलो इसको ऐसे करना है, हेडिंग लिख ली, अब मुझे जगह चाहिए, मैंने रब कर देना। ये मत कहना भी सर बहुत जल्दी जल्दी करा रहे हो, लेकिन सब चीजें समझ में तो आ रही है ना। जल्दी का मतलब ये है भी समझ में आना चाहिए, अगर नहीं समझ में आ रही फिर फोन कर लेना, वैसे आ जाएगा समझ, ठीक है। अभी मैंने मान लिया ये लेंथ ऑफ कंडक्टर एल है, पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई की है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, एरिया A है, रेजिस्टिविटी रो, रिलैक्सेशन टाइम टॉ, सब डाल दिया। सबसे पहले कहां से शुरू करना है? सर हमें मालूम है V इक्वल टू EL है, सर पता ही है। V पोटेंशियल है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है? सर V पोटेंशियल है, VD लिखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अभी ये हो गया, इसको छोड़ देते हैं, इसको ही छोड़ दो, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। अब बोलो I इक्वल टू कितना होता है? सर I इक्वल टू NAEVD। ये VD क्या है? सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब VD का फॉर्मूला क्या था? EE, बोलो आगे, EE tau by m, EE tau by m, बहुत बढ़िया। अभी E का फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का, V by L। अभी मैं लिखा I, इधर लिख रहा हूं I NAE स्क्वायर, E की जगह पे लिखा V by L tau by M। ये समझ में आ गया? ये ना देखो क्या क्रैम करना है इस चीज को, I इक्वल टू नावेद लगाना है, VD इक्वल टू E टॉम लगाना है, EV इक्वल टू EL है, यहाँ से E की वैल्यू निकाली, V by L आ गया, सब हो गया। क्योंकि हमने पोटेंशियल और करंट का रिलेशन निकाला ना, V को एक साइड लिख लेते हैं, ये आ गया V, सारा कुछ लिख दो। ये L ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ गया, इनटू I आ गया। ये देखो सर ml उतर गया, I के साथ I के नीचे, ठीक है, NL, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लिए, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। सर V is directly proportional to I, V is directly proportional to I। What it means? This is Ohm's law proof. What is this one? Then this one is resistance. This one is resistance। ये स्टेप अब मैंने रब करने हैं, आपको याद हो गया भाई। I इक्वल टू नावेद लगाओ, फिर VD इक्वल टू E टॉम लगाओ, फिर V इक्वल टू EL लगाओ, फिर E की वैल्यू निकालो, एलिमिनेट कर दो, फिर V और I में रिलेशन है, सबकी सारी चीजें एक जगह ले जाओ, I के साथ डाल दो, तो ये जो R है वो कितना आ गया? R आ गया M N स्क्वायर टाउ L by A। ओ बढ़िया सर, R इक्वल टू रो L by A तो होता ही है, ये तो हमने पढ़ाई हुआ है। तो इन दोनों को कंपेयर करो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रो? सर रो का फॉर्मूला आ गया M N स्क्वायर टाउ। इसको आपने कैसे याद करना है? रो इक्वल टू मनी स्क्वायर टाउ, रो इक्वल टू मनी स्क्वायर टाउ M अपॉन N स्क्वायर टाउ। रो इक्वल टू कितना आ गया? मनी स्क्वायर टाउ। इसको आपने याद करना है, बड़ा सिंपल है। रो इक्वल टू मनी स्क्वायर टाउ, रो इक्वल टू मनी स्क्वायर टाउ। तो रिलैक्सेशन टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। जितनी टक्कर जल्दी होगी, रिलैक्सेशन टाइम कम है, जितनी टक्कर इलेक्ट्रॉन की पॉजिटिव में से जल्दी होगी उतनी रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, यानी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। मैंने ये भी आपको कॉज में बोला था, व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस?
मतलब रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। कब बढ़ जाएगी? देखो अभी सोचो, एक दो तीन कंसेप्ट और सोचो। जितनी जल्दी टक्कर होगी यानी रिलैक्सेशन टाइम जितना कम होगा उतनी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो टक्कर जल्दी होगी, तो टक्कर जल्दी होगी यानी रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। यानी टेम्परेचर बढ़ाने से टॉर्क कम होगा और रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। यानी हम यहाँ पर कंडक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, हमने यहाँ पर किसी सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर के बारे में पढ़ाई नहीं की। यानी मैंने ये बोला अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम कम होएगा जिसके कारण रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, क्लियर? मुझे लगता है क्लियर है, कोई इतना डाउट नहीं है। देयर इज अ सिंपल रिलेशन जो कि आप बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है ये क्लियर है। अभी रेजिस्टिविटी के बारे में आपको पता लग गया। There is a relation, what is the relation? Rho equal to मनी स्क्वायर tau, rho equal to मनी स्क्वायर tau, ऐसे करके याद करेंगे। अच्छा, कई बार एक ना क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हम मानते तो स्ट्रेट लाइन मोशन ही है इसका, जैसे ये कंडक्टर है, लेकिन होता क्या है, इसकी थर्मल वेलोसिटी इस तरफ है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस तरफ है, दो वेलोसिटी मतलब फील्ड वेलोसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इन दोनों के बीच में होगी, तो जो थर्मल वेलोसिटी है वो भी रैंडम है। तो रैंडम होने के कारण जो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होता है वो स्ट्रेट लाइन की जगह कर्व्ड होता है बेसिकली। तो व्हाट इज द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर, देन दैट इज द कर्व्ड, क्योंकि हर एक पॉइंट पे उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है वो सेम नहीं होती। पहली मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक बार दोबारा सुनो, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन इज नॉट सेम, बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी सब इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी है। तो कई बार मैं भी गलती से बोल जाता हूँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इधर है, उसकी थर्मल वेलोसिटी इधर है, तो इन दोनों के बीच में आ गया। सपोज थोड़ी सी ऊपर जाके उसकी थर्मल वेलोसिटी डायरेक्शन कहीं और होगी, ठीक है, रैंडम है ना, तो वो स्ट्रेट लाइन में ना जाके कैसे जाएगा, कर्व्ड जाएगा। कैसे जाएगा? कर्व्ड जाएगा। मतलब व्हाट इज द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन, और कर्व्ड साइड दैट इज कर्व। तो स्ट्रेट लाइन कब होता है? अगर थर्मल वेलोसिटी 0 हो जाए, थर्मल वेलोसिटी 0 होगी तो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, वो बिल्कुल मतलब इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव पोल की तरफ बिल्कुल डायरेक्ट स्ट्रेट भागेगा। मुझे लगता है क्लियर है। चलो रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा और सुनते हैं। एक है कार्बन रेजिस्टेंस। एक्चुअली में हमें कई बार रेजिस्टेंस, मैन मेड रेजिस्टेंस, एक तो रेजिस्टेंस होती है जो बेसिकली वायर में होती है जिसका फॉर्मूला R=L/A है, और कई बार कई सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप के लिए हमें रेजिस्टेंस लगानी पड़ती है जो कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होती है। तो वो कार्बन रेजिस्टेंस होती है। कार्बन की क्यों बनती है रेजिस्टेंस? कार्बन बड़ा इजीली अवेलेबल है, बड़ा सस्ता है, और इसकी जो कार्बन की जो रेजिस्टेंस की रेंज है वो बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस ये बना सकता है कार्बन। पूछ लेते हैं बच्चे, व्हाई वी यूज रेजिस्टेंस दैट इज मेड अप ऑफ कार्बन। तो कार्बन की क्यों बनी? सर कार्बन की तो बनी, कार्बन एक इजीली अवेलेबल है, कार्बन सस्ता है। सर कार्बन की जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो बहुत कम से बहुत ज्यादा तक वेरी करती है, तो ये याद रखो। तो कार्बन रेजिस्टेंस इज अ सिलेंड्रिकल शेप, ब्राउन से रंग की होता है सिलेंडर, उसमें 3 कलर तो यहाँ बने होते हैं, 1 2 3, और एक कलर दूर बना होता है। ठीक है, ये जो 3 कलर है मेन है, वो टॉलरेंस है जो 4th कलर है। 4th कलर कई बार बना भी होता है, कई बार 4th कलर मिस भी होता है, मतलब इट इज नॉट नेसेसरी कि 4th कलर बना हो। ठीक है, मतलब 3 कलर्स तो आपको पक्के मिलेंगे, 4th कलर का पक्का नहीं है कि 4th कलर मिलेगा कि 4th कलर नहीं मिलेगा। तो आपने इसको एक पूरा मेथड है जिससे याद करना है, वो है बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, इसको ऐसे याद करना है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, चलो ऊपर से लिखते हैं दोबारा, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ये वाइफ आया बीच में क्या नहीं आया? ये वाइफ का भी स्यापा ही है। आ गया भी, आ गया वाइफ, आ गया, थोड़ा सा आ गया। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो ऐसे है भाई, देखो ये ऐसे है भी, ये बी का ब्लैक ब्राउन, ज्यादातर पॉलिश ब्लैक कलर की होती है, तो वो ब्लैक आ गया, ब्राउन यहाँ पर आ गया। आर से रेड है, ओ से ऑरेंज है, वाई से सबको मालूम है, जी से ग्रीन के ग्रे कॉमन कलर सर ग्रीन, ऊपर लिख दो सर, फिर बी से ब्लू रह गया,
V से तो सबको मालूम है क्या है, वायलेट। G से ग्रे रह गया, W से वाइफ है, वो वाइट है। गुरशन कह रहा गुरसंजन ठीक है भाई। बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, पता नहीं थी कि नहीं, गुड थी कि बैड थी, बट हाँ जो ये है वो ऐसे ही है, ऐसे ही याद करना है, ठीक है। अभी इसमें ऐसे याद करना है, ये जो पहली टर्म है वो फिगर्स है, फिर मल्टीप्लायर है, फिगर 0 से, काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम नॉट 1, फ्रॉम 0, ये याद रखना है। 0 1 2 3 4 5 6 7, वायलेट का 7 आ गया, ग्रीन का 8 और व्हाइट का 9, ठीक है। मल्टीप्लायर 10⁻0 10⁻1 10⁻2 यूं करके 10⁻9, ठीक है। अभी ये जो टॉलरेंस है, जो फोर्थ रिंग है, देखो ये पहली का भी फिगर, इसका भी फिगर, दोनों का फिगर लेना है। इसकी क्या लेनी है, मल्टीप्लायर, इसकी क्या लेनी है, टॉलरेंस, ठीक है। टॉलरेंस कैसे, अभी गोल्ड है तो उसकी टॉलरेंस 5% है, अभी सिल्वर की बनी है फोर्थ रिंग तो उसकी टॉलरेंस 10% है, नो कलर यानी रिंग ही नहीं है तो उसकी टॉलरेंस 20%। टॉलरेंस में प्लस माइनस, मतलब ये वेरी करती है। मतलब ये 4 रिंग के बारे में आपको ज्ञान मिल गया, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। अच्छा अभी क्वेश्चन है, टीचर ने बोला बच्चे ये देखो, ये कार्बन रजिस्टर है, ये है ये है ये है, ये है रेड कलर, ये है ऑरेंज, ये है येलो, और ये जो है ये गोल्ड की बनी हुई है। अब इसकी रेजिस्टेंस तो सर आर रेड कितना, और 2, ऑरेंज का सर 3, क्योंकि पहले दोनों फिगर ही लेने थे ना, पहले दोनों फिगर ले लिए। अब तीसरे का मल्टीप्लाई है, वाई येलो 4 इंटू 10⁻4, ठीक है, इंटू 10⁻4 प्लस माइनस टॉलरेंस गोल्ड की ये कितना है 5%। दिस इज आंसर, दिस द रेजिस्टेंस ऑफ दिस मैन-मेड रेजिस्टेंस। रेड ऑरेंज येलो कलर है और गोल्ड की रिंग एक और है, तो उसके हिसाब से जो इसकी रेजिस्टेंस है इतनी आएगी। मुझे लगता है ये आपको क्लियर है। इसके अभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं, जैसे उन्होंने पूछ लिया भाई बताओ भाई 23K के कलर बताओ। देखो 2 का कलर रेड, 3 का कलर ऑरेंज, ये सर के है, के है किलो, 10⁻3 यानी ऑरेंज, ठीक है, के मीन्स 10⁻3। अब ये बोलते हैं 45 M स्टैंड फॉर मेगा, 10⁻6। 4 का कलर कौन सा हुआ भाई, पहले है येलो, 5 का है ग्रीन, मेगा मीन्स 10⁻6 यानी ब्लू, यानी येलो ग्रीन ब्लू, 4 5 6 4 5, ये कितना है, मेगा का मतलब 10⁻6। फिर इसमें टॉलरेंस नहीं देते। ऐसे लास्ट एक और सुनो, उन्होंने 76 डी ली थी। जी मीन्स गीगा मीन्स 10⁻9 यानी लास्ट कलर व्हाइट आ जाएगा। 7 और 6 में से कलर देखिए, 7 है वायलेट और 6 है ब्लू, यानी वायलेट ब्लू एंड व्हाइट, ठीक है। चलो यहाँ तक कीजिए, अगला लेक्चर सेंड करेंगे।